सार बिहार है, गौरव अपार बिहार है, ये कर्म भूमि महान की, गंगा की धार बिहार है। भारतवर्ष का सबसे गौरवशाली साम्राज्य मगध और 2500 साल से मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। भारत के इतिहास के सबसे स्वर्णिम पन्नों में लिपटा है बिहार। रामायण काल में इसी धरती पर जन्मी थी देवी सीता। महाभारत युग में यही राजा जरासंध ने राज किया था, भगवान श्री कृष्ण को रण छोड़ने को मजबूर किया था। इसी धरती ने दुनिया को पहला सम्राट दिया। लिच्छवी राजाओं ने दुनिया को पहला लोकतांत्रिक गणराज्य दिया। ये भूमि है महावीर की, भगवान बुद्ध की, चाणक्य की, आर्यभट्ट की, कालिदास की। ये भूमि है आंदोलन की, ये भूमि है बिहार की। आज से करीब 2500 साल पहले की बात है। मगध का एक राजा था, उसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु जितना वीर था उतना ही क्रूर भी। उसने राजा बनने के लिए अपने पिता बिंबिसार को ही बंदी बना लिया। न सिर्फ अजातशत्रु ने उनको जेल में बंद किया बल्कि उनकी हत्या भी कर दी थी। राजा बिंबिसार को यह बात मालूम पड़ गया कि मेरे लिए जेल बनवाया जा रहा है। उन्होंने अपने प्रस्ताव रखे कि ठीक है भाई, मेरे लिए तो जेल बनवा ही रहे हो, परंतु ऐसा जगह जेल होना चाहिए मेरे लिए जहाँ पर प्रतिदिन भगवान बुद्ध का दर्शन होता रहे। अजातशत्रु जब राजा बना था तब मगध केवल गंगा के दक्षिण तक ही सीमित था। अजातशत्रु अपने राज्य के विस्तार के लिए आसपास के शांतिप्रिय राज्यों पर आक्रमण करने लगा। एक एक कर उसने वैशाली, काशी, कौशल समेत 36 राज्यों को मगध में मिला लिया। वो व्यापक था, ये मगध साम्राज्य था, और उत्तर में वैशाली तो उसके साथ था ही, और मैं पश्चिम में भी वो कौशाम्बी तक गया था, दक्षिण में भी उसका साम्राज्य फैला हुआ था। लगभग इसी वक्त पर बिहार की भूमि पर साथ साथ भगवान महावीर और गौतम बुद्ध का वास था। 899 ईसा पूर्व में वैशाली में जन्मे थे जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर। गौतम बुद्ध का जन्म उनके 22 साल बाद हुआ था। परम ज्ञान की तलाश में वो भी बिहार की धरती पर ही वास करते थे। समाज में भगवान महावीर और गौतम बुद्ध के शांति, अहिंसा, सत्य और कर्म के उपदेश परिवर्तन ला रहे थे। कहते हैं इन उपदेशों ने राजा अजातशत्रु पर भी प्रभाव डाला था। बिंबिसार के वक्त तक मगध की राजधानी थी राजगृह, जिसे आज हम राजगीर कहते हैं। ये बहुत सुंदर शहर है, चारों ओर पहाड़ियां हैं। लेकिन अजातशत्रु के शत्रु तेजी से बढ़ रहे थे। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया, कहा ऐसी राजधानी ढूंढो जिस पर कोई आक्रमण न कर सके। उनके मंत्रियों ने दिन रात एक कर दिया। तब गंगा किनारे पाटलीग्राम उन्हें खूब पसंद आया। यहां एक नई राजधानी की नींव रखी गई। इस शहर को एक नया नाम मिला, पाटलिपुत्र। कहा जाता है जब पाटलिपुत्र का निर्माण हो रहा था तब गौतम बुद्ध यहां आए थे। किले को देखकर उन्होंने कहा, 3 चीजें इस जगह के लिए संकट खड़ी कर सकती है, अग्नि, जल और गृह कलह। आग और पानी के संकट से परे कलह के बीच तो पाटलिपुत्र आज भी उलझा है। इस नगर को 3 चीजों से खतरा रहेगा। फ्लड से, जो कि गंगा के किनारे था, यह बात उनके जेहन में रही होगी, और आपसी कलह तो ये सामान्य बात है, इसको इन्होंने देख लिया था या महसूस किया होगा। और फायर की भी
चर्चा उन्होंने की थी। तो हम देखते हैं बाद में जो पाटलिपुत्र का विनाश हुआ है उसमें अग्नि से भी इसके नष्ट होने के पुरातात्विक प्रमाण मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं। पाटलिपुत्र और आज के दौर में पटना के नामकरण को लेकर भी कई कहानियां हैं। कहते हैं गंगा और सोन नदी की वजह से यहाँ बंदरगाह था। बंदरगाह यानी पाटन। पाटन से ही ये पहले पाटलिपुत्र और फिर पटना कहलाया। दूसरा किस्सा पौराणिक है। जब भगवान शिव सती के शरीर को लेकर जा रहे थे तब सती का पट यानी जांघ का हिस्सा यहां गिरा था। उस जगह पर आज पटन देवी मंदिर है और रक्षक देवी के नाम पर ही शहर का नाम पड़ा है। कि पाटली नामक कन्या से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वही यहाँ पर एक राज्य की स्थापना की और इसका नाम पाटलिपुत्र पड़ा, पाटली का पुत्र। अजातशत्रु का शासन करीब 32 वर्ष तक चला। उनके शासनकाल में मगध का खूब विस्तार हुआ और पाटलिपुत्र दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन गया। अजातशत्रु हर्यंक वंश के राजा थे, जिसका शासन उनके बाद 47 साल और चला। फिर आया शिशुनाग वंश और उसके करीब 70 साल बाद मगध पर शासन हुआ नंद वंश का। क्योंकि वह अत्याचार भी बहुत होता था और साथ ही साथ वो स्वेच्छाचारिता, स्वेच्छाचारी शासक और कुशासन जिसे कहा जाता है, सबका वह नंदों का जो शासन था उससे जनता ऊब चुकी थी। नंद वंश के आखिरी राजा का नाम था धनानंद। उनके दौर में पाटलिपुत्र से समृद्ध शहर दुनिया में कोई नहीं था, लेकिन यह समृद्धि बस राजमहल में थी। धनानंद के राज में चमड़े से लेकर पत्थर तक पर टैक्स लगा दिया गया। अत्याचार से जनता त्राही त्राही कर रही थी। इसी दौर में एक प्रसिद्ध विद्वान भी थे, तक्षशिला के विष्णुगुप्त। शिक्षक साधारण नहीं होता धनानंद, प्रलय व निर्माण दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। तो क्यों आया था तू यहाँ? सोचा था पाटलिपुत्र में ज्ञान के प्रकाश को देखूंगा, पर देख रहा हूं कि ज्ञान के सूर्य को राहु ग्रस रहा है। तो चाणक्य का जन्म यहीं हुआ, गरीब ब्राह्मण परिवार के परिवार में। तक्षशिला में उन्होंने अध्ययन किया और जिस तरह से नंद वंश के तत्कालीन राजा के हाथ हुआ अपमानित हुआ, उस अपमान का बदला लेने के लिए उसने नंद वंश का नाश करने का निश्चय किया। बहुत ही ऊंचे किस्म के थिंकर थे और पॉलिटिकल थिंकर थे, और ये कहा जाता है कि चंद्रगुप्त की सफलता का एक राज कौटिल्य भी थे। तीन 327 ईसा पूर्व में ग्रीस का योद्धा अलक्षेंद्र राज्यों को जीतता हुआ भारत की ओर बढ़ रहा था। तक्षशिला के राजा ने भी उसके आगे घुटने टेक दिए थे। तब पोरस नाम से जाने जाने वाले पुरुराज पौरव ने मुकाबला किया, पर उसकी विशाल सेना के आगे टिक न सके। चाणक्य दूरदर्शी थे। वो विदेशी आक्रमण के आगे संपूर्ण क्षेत्र के लिए अंधेरा भविष्य देख रहे थे। चाणक्य ने सबसे शक्तिशाली राज्य मगध से भारतवर्ष की रक्षा की गुहार लगाई। किंग मेकर ही नहीं थे, उन्होंने साम्राज्य बनाया। किंग मेकर तो थे ही, उन्होंने राज सत्ता बदल दी, एक नया सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का लाया। कहते हैं चंद्रगुप्त की सेना ने कई दफा मगध पर आक्रमण किया। आखिरकार चंद्रगुप्त मौर्य सफल हुए और 321 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में आज का जो अफगानिस्तान है, जिसमें काबुल, कंधार, हेरात, बल्ख, ये उधर था, इधर बंगाल था और दक्षिण में कर्नाटका तक फैला हुआ था। बीच में केवल कलिंग नहीं था, जिसे बाद में अशोक ने जीता है। अदरवाइज कलिंग के बिना भी चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी।
इस दौर की राजनीति अर्थहीन थी। हर ओर उत्पीड़न का साम्राज्य था। समाज दिशाहीन था, देश टुकड़ों टुकड़ों में बंटा था। चाणक्य ने राजनीति के मायने बदल दिए, समाज को दिशा दिखाई, कूटनीति का समावेश किया, टुकड़ों में बटे देश को विशाल साम्राज्य बनाया। भारत में योग्यता के बल पर पद पर नियुक्ति की परंपरा मौर्य के जमाने में शुरू हुई। गुप्तचर प्रणाली मौर्यों के ज़माने में शुरू हुई। इसके पहले गुप्तचर प्रणाली नहीं थी। सबसे पहले उसी ने कहा कि जमीन के अंदर का जितनी संपत्ति है वो सब राजकीय संपत्ति है। उस समय के प्रशासन की चर्चा दो स्रोतों में मिलती है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, और फिर जो यूनानी यात्री उसके दरबार में आया था एक दूत के रूप में, मेगास्थनीज, उसकी रचना इंडिका में भी चर्चा मिलती है। तो नगर प्रशासन के बारे में, जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके बारे में मेगास्थनीज ने विस्तार से चर्चा की है, और उससे यह साफ जाहिर होता है कि प्रशासन काफ़ी सुसंगठित था और काफ़ी उसकी कार्यकुशलता बनी हुई थी, एफिशिएंसी भी थी और वो वेल ऑर्गेनाइज्ड भी था। आज भारतीय राजनीति में कूटनीतिक जोड़ तोड़, दांव पेंचों की जो शतरंजी चालें दिखती हैं, उसके जनक चाणक्य ही हैं। चाणक्य के सूत्र और उपदेश सदा बहार हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, वो और अधिक प्रासंगिक और सार्थक होते जा रहे हैं। चाणक्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र में एक राज्य के आदर्श अर्थतंत्र का वर्णन है। इसमें राजशाही के संविधान की रूपरेखा है, यानी विधि विधान से लिखा गया राज्य का पहला संविधान पाटलिपुत्र की भूमि की उपज है। जब चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक हुआ, तब तक अलक्षेंद्र की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उसके जनरल वापस नहीं लौटे थे। जितना इलाका अलक्षेंद्र ने जीता था, उसके छोटे छोटे हिस्सों पर ये जनरल अपनी हुकूमत चला रहे थे। यानी